Hi folks, my name is Tesvi and I welcome you all to this new vlog. In previous vlog हमने बात की the problems about the Indian education system and we talked about the philosophies, many other philosophies related to education and philosophy upon which many hand stands and mostly in general terms. मैंने एक आध एग्जाम्पल्स भी दिए और हमने एक अभी जनरल सेंस में हमने एक बात की पिछले व्लॉग में। तो इस व्लॉग में मैं एक बहुत ही अलग चीज के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन आमतौर पर नजरअंदाज हो जाती है। और लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना उस चीज का, वो इम्पैक्ट एवर लास्टिंग इम्पैक्ट है ऑन अ चाइल्ड्स माइंड, ऑन अ चाइल्ड्स लाइफ एंड ऑन द चाइल्ड्स करियर। इस चीज के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उस चीज को हम बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट को हिंदी में हम आकलन बोलते हैं। ये एक बच्चे के जीवन में ना एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इसको क्या रोल प्ले करना चाहिए और अभी जिस प्रारूप में हमारे सामने है उस प्रारूप में क्या तो कमियां हैं, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और इसमें हम क्या अपने सुझावों से और अपने आइडियाज से क्या इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि जिससे अभी जो जो असेसमेंट, जो कि एक इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे एजुकेशन सिस्टम का, क्या हम इसमें इस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं कि ये उन चीजों को नापे या वो चीजें करें इसके लिए ये सच में खड़ा है, जिसके लिए हम आकलन करते हैं। तो इस ब्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, असेसमेंट के कोर को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि असेसमेंट्स की जरूरत क्या है, हमें असेसमेंट चाहिए क्यों। तो ये असेसमेंट की जरूरत का पता लगाना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि हमें एजुकेशन सिस्टम की क्या जरूरत, क्योंकि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये बोलता है कि अ चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट his or her knowledge and a teacher is merely a facilitator। कि जो टीचर है एक्चुअल में वो किसी को नहीं पढ़ा रहा है, बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है और टीचर उसमें बस एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो आज इसलिए स्टैंड करता है ताकि हम हमारे समाज में या हमारे देश में ऐसे युवकों का या युवतियों का विकास कर सके या उनको बढ़ावा दे सके जिस विचारधारा, थॉट प्रोसेस या इन्वेंशंस, आइडिया की हमें जरूरत है।
तो पूरा एजुकेशन सिस्टम उस चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और एक रेगुलेटेड तरीके से चलाता है। नहीं तो एज सच एजुकेशन सिस्टम की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक लर्नर को कौन पढ़ा सकता है? हर व्यक्ति अपने आप में पढ़ने में सकुशल है। सब लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जब उनको जरूरत महसूस होगी वो पढ़ेंगे, कोई चीज सीखेंगे। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है कि आपको कुछ तरीके जो कि समाज में रहने के लिए, देश में रहने के लिए प्री रिक्विसाइट है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे अगर आप भारत में रह रहे हैं और अगर आपको अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता तो फिर काम कैसे चलेगा? तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवगत कराना और उनको संविधान के बारे में अवगत कराना, उनको कानून के बारे में अवगत कराना, उनको ये बताना कि उनके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है तो वो किन रास्तों से आप जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं खुद के लिए, इन बातों के बारे में बताना। अब इसमें दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि आपके साथ इनजस्टिस हो गया, आप तब रास्ते ढूंढने शुरू कीजिए, ये भी एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि जो कि एजुकेशन सिस्टम का रास्ता है कि आपके साथ अब तक इनजस्टिस हुआ नहीं है, लेकिन आपको संविधान, कानून और अपने राइट्स के बारे में पहले से ही पता है, आप अवेयर है। तो एजुकेशन सिस्टम हमें अवेयर करता है चीजों के लिए कि हाँ, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है, ये इकोनॉमिक्स है, ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है। हमें अपने आसपास जो हमारे सामने जो एग्जिस्टेंस है, जो घटित हो रहा है, उन सब के लिए हमें वो अवगत करता है, अवेयर करता है। ये काम करता है एजुकेशन सिस्टम। लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। एजुकेशन सिस्टम चलता है टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स जो है आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में शायद टीचर्स और उसके बाद में शायद पेरेंट्स। उसके बाद अब टीचर्स, अगर अगर हम उस पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं कि जिसमें टीचर्स, हम ऐसे मान रहे हैं कि टीचर्स फैसिलिटेटर नहीं है, टीचर्स एक्टिवली बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं। तो अब आपने बच्चे को पढ़ाया और बच्चा पढ़ा, लेकिन वो कितनी कुशलता से पढ़ पाया या वो कितना कॉन्फिडेंटली या कंप्लीटली वो उन चीजों को समझ पाया जो आप उसको समझाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, ये आपको पता कैसे चलेगा? आप चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा है वो एडिशन सीख जाए, आपने उसको एडिशन के कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको अब ये कैसे पता चले कि वो बच्चा एडिशन सीखा है कि नहीं सीखा? अब ये जो चीज मैंने आपको बताई, यहाँ से ओरिजिन होता है असेसमेंट का, कि ठीक है, अब एक चीज है असेसमेंट, इसका यूज करेंगे ये पता करने के लिए कि किस बच्चे ने कितनी प्रोफिशिएंसी से कोई भी चीज सीखी। अब ठीक है, चलो हमने असेसमेंट को फाइनलाइज किया कि ठीक है हम असेसमेंट करेंगे। अब असेसमेंट किस तरीके से करेंगे? तो आपको याद होगा कि हम एजुकेशन सिस्टम को जो मेजरली जो क्रिटिसाइज करते हैं वो असेसमेंट सिस्टम की वजह से करते हैं। हमारा क्या असेसमेंट सिस्टम है? तो एट प्रेजेंट हमारा असेसमेंट सिस्टम आप देखिए कैसा है। ये बच्चों पे, वैसे ये अपने आप में असेसमेंट सिस्टम की गलती नहीं है, ये जो गलती है ये उस सिस्टम की है जो, या उस सोच की है जो कि इंटरप्रेट करता है असेसमेंट सिस्टम को।
इन शॉर्ट ये गलती है सोसाइटी की, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, कि वो असेसमेंट सिस्टम को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इसमें स्कूल्स भी शामिल है, इसमें पेरेंट्स भी शामिल है, इसमें काफी हद तक बच्चे भी शामिल है। और मैं बच्चों का दोष इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो लर्नर है, उनके भी जब तक समझ डेवलप नहीं हुई है, वो अपनी समझ को डेवलप कर रहे हैं। उनको किस तरीके से सोचना है या किन किन चीजों को ध्यान में रख के सोचना है, वो तो वो समाज से उठाएंगे। तो हमें हमारे हमारे समाज को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि बच्चे शायद गलत ना सोचे, अगर कोई चीज सोचने गलत है तो आते हैं वापस असेसमेंट के ऊपर। तो अभी असेसमेंट कैसा है कि हम बिल्कुल हम एकदम ऑन ग्राउंड रह के बात करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने किसी भी स्टूडेंट को 1 साल तक इंग्लिश पढ़ाई। अब मुझे ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास का बच्चा था, कि ये जो बच्चा 7th क्लास का बच्चा है जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बच्चा क्या उतनी इंग्लिश सीख पाया, क्या ये इतनी प्रोफिशिएंसी और एप्टीट्यूड इंग्लिश में डेवलप कर पाया जो 7th क्लास के अकॉर्डिंग, जो हमने सोचा था, जो हमारे सिलेबस में और करिकुलम में लिखा हुआ है कि हाँ 7th क्लास का बच्चा इंग्लिश में ये चीजें करना चाहिए। तो क्या ये बच्चा वो कर पाया? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेपर बनाता हूँ। ठीक है, उस पेपर का कितने भी नंबर का हो सकता है, 70 नंबर का, 100 नंबर का, अलग अलग टाइप्स के एग्जाम होते हैं, छोटे भी होते हैं, 40 नंबर के भी होते हैं, 10 नंबर के भी होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड अलग अलग टाइप के एग्जाम होते हैं। ठीक है, उन सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। लेकिन जितने भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन सबका मोटिव एक ही है, आपको बच्चे को असेस करना। ठीक है, तो हम इसमें टर्म एंड एग्जाम को लेकर चलते हैं। एक एग्जाम है टर्म एंड एग्जाम, इसमें हम पूरा सिलेबस ले रहे हैं, जितनी भी प्रोफिशिएंसीज हमने बच्चे को सिखाई है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, इस केस में इंग्लिश। तो वो एग्जाम अब ये देखेगा कि बच्चा वो प्रोफिशिएंसी हासिल कर पाया कि नहीं। अब मान लेते हैं कि क्लास में 30 बच्चे हैं कि 40 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चा अलग अलग प्रोफिशिएंसी शो करेगा। ठीक है, अब होना तो क्या चाहिए कि जब वो जो मार्क्स आएंगे, 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे हर बच्चे के, इंडिविजुअल बच्चे के, किसी के 90 आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 50 आएंगे, शायद कोई फेल भी हो जाए। ठीक है, वो सबसे पहले तो ये देखिए कि असेसमेंट का जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो क्या है। वो जो 100 में से जो मार्क्स आ रहे हैं वो एक पैमाना है। अब ये पैमाना ना, इसमें दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दो अलग अलग सेग्रीगेशन है। एक सेग्रीगेशन तो ये बोलता है, एक ग्रुप तो ये बोलता है कि ये बिल्कुल गलत है। तो इस ग्रुप की सोच को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रेड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चलो, अगर मार्क्स एकदम से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ग्रेड्स भी आते हैं। पर ग्रेड से भी हो क्या रहा है, अंत में जाके हम बच्चे को एक चीज तो उसके ऊपर लेवल तो लगा ही दे रहे हैं ना। अब वो उससे क्या फर्क पड़ता है कि लेवल ए ग्रेड का है कि 90 मार्क्स का है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेवल इज अ लेवल। बात, प्रॉब्लम उस लेवल की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस लेवल को हम एक आइडेंटिटी की तरह परसीव करते हैं। इस पे हम विस्तार से जैसा थोड़ा सा बात में करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो लेबल है, ये जो नंबर है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये एक्चुअल में शो क्या करना चाहते हैं। तो ये जो मार्क्स है, कोई भी केस ले लेते हैं, मान लीजिए 100 में से 70 नंबर, 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का मतलब क्या है और क्लास 7 स्टूडेंट इन सब्जेक्ट इंग्लिश। तो 70 मार्क्स का मतलब ये है कि उस बच्चे ने 70% प्रोफिशिएंसी हासिल की। अगर इसको बहुत बर्ड आई व्यू से देखा जाए तो, एकदम बहुत ऊपर से देखा जाए तो
क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम भी होता है उसमें बहुत टाइप की चीजें होती है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, उसमें क्रिएटिव राइटिंग भी होती है, और उसमें आंसर राइटिंग भी होती है, उसमें अलग अलग टाइप की प्रोफिशिएंसी चेक हो रही होती है। तो जब तक हम उस पर्टिकुलर एक आंसर शीट को नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी स्किल उसको आती है, कौन सी स्किल नहीं आती। लेकिन अगर हम पूरे पेपर को होलिस्टिकली देखें तो हम उसमें ये पता कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मोटा मोटा 70% इसने प्रोफिशिएंसी हासिल की। लेकिन क्या हम इस चीज को ऐसे देखते हैं? मैंने आज तक किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना कि हाँ इस बच्चे के 100 में से 70 नंबर आए, ये 7th क्लास की इंग्लिश की 70% स्किल्स ओन करता है। कोई ये नहीं बोलता। सब इस चीज को बहुत ही टोन डाउन करके और बहुत ही आसान शब्दों में इसको ऐसे बोलते हैं कि इस बच्चे के 100 में से 70 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 100 में से 90 नंबर आए, तीसरे बच्चे के 100 में से 30 नंबर आए, और इन सब में से सबसे अच्छा बच्चा कौन? इसके 100 में से 90 नंबर आए। सबसे खराब बच्चा कौन? इसके 100 में से 30 नंबर आए। जो प्रॉब्लम है ना वो इस थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है। जिस बच्चे के 100 में से 90 नंबर आ गए, वो सिर्फ ये शो करता है कि वो बच्चा उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 90% प्रोफिशिएंसी ओन करता है। इससे कहीं से भी ये मीनिंग नहीं निकल रहा कि ये अच्छा है और ये खराब है। अगर पैमाना यह है कि हाँ वो 90% प्रोफिशिएंसी ओन करता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल अब ये होना चाहिए कि जिसने 90% प्रोफिशिएंसी ओन करी, एज ए टीचर उस स्टूडेंट के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो बच्चा 70 नंबर लेके आ रहा है 100 में से, उस बच्चे के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब एक अप्रोच देखो क्या होती है। एक अप्रोच ये होती है कि चलो इस बच्चे के 100 में से 70 नंबर आए, इसको हम आंसर प्रैक्टिस करवाते हैं, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं, ये सिखाते हैं मतलब। लेकिन इस चीज को देखने का एक तरीका ये भी है कि वो जो 70 जो नंबर है उस बाल आ, बच्चे के, वो उसका ओवरऑल एप्टीट्यूड शो कर रहे हैं। और नंबर बढ़वाना और एप्टीट्यूड को इंक्रीज करना, ये तो अलग अलग बातें होती हैं। नंबर जो होते हैं वो बहुत ही सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड करेंगे कि पेपर जिसने सेट किया है उसने किस डिफिकल्टी लेवल का पेपर सेट किया है। दूसरा ये कि जब बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा था, पेपर की तैयारी भी दो तरीके से हो सकती है, एक तो पेपर से एक दिन पहले और एक पूरे साल भर। तो बच्चे ने किस अप्रोच के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। तीसरा ये कि जब टीचर उस बच्चे को पढ़ा रहा था तो टीचर कितना जस्टिफाई कर पाया उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन और सब्जेक्ट को उस बच्चे के सामने। उसके बाद में ये कि जो भी जो बच्चा है जब पेपर लिख रहा था तब क्लासरूम का कैसा एनवायरनमेंट था। उसके बाद जब पेपर सेटर ने पेपर चेक किया तब उसने किस मानसिकता के साथ पेपर चेक किया। तो वो जो नंबर है, ये सारे जो इतने सारे जो अनसर्टेन जो फैक्टर्स है ना, इन सबको मिला के वो एक नंबर आता है। और फिर उस एक नंबर को हम किसी बच्चे की आइडेंटिटी बना देते हैं। अब मैं समझ सकता हूँ ये काम करना आसान है, इसमें मुश्किल क्या है कि उस नंबर को उस बच्चे की आइडेंटिटी की तरह ना देखकर उस बच्चे के एप्टीट्यूड की तरह देखना। और आइडेंटिटी बदलना मुश्किल होता है लेकिन एप्टीट्यूड बढ़ाना आसान होता है। लेकिन आइडेंटिटी बोलने में समय नहीं लगता,
कि हाँ ये तो एवरेज स्टूडेंट है, ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, ये तो पुअर स्टूडेंट है। क्या लगा 1 सेकंड, लेकिन वो जो 1 सेकंड में जो स्टेटमेंट दिया गया, उसकी उस बच्चे की साइकी के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये बोलने वाले सोचते नहीं है। ना टीचर सोचते, ना पेरेंट्स सोचते हैं। पेरेंट्स भी बराबर का, उसे हम क्या बोलेंगे उसको, कि कुल मिला के एक प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन होता है एक बच्चे का। एक दबाव बनाया जाता है नंबरों का, जबकि वो नंबर है कुछ नहीं अपने आप में। वो नंबर ये बता रहा है कि इस बच्चे में क्या स्कोप है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। वो नंबर सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। वो नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, और एक्चुअल में हमें नंबर नहीं बढ़ाने, हमें बढ़ाना है वो एप्टीट्यूड, वो प्रोफिशिएंसी, उस डिसिप्लिन की। अब टीचर और पेरेंट लगे पड़े हैं एक बच्चे के पीछे कि इसके नंबर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए। अरे नंबर बढ़वाने हैं, टीचर को बोलो कि पेपर आसान सेट करे, और पेपर इसको एक दिन पहले बता दो, नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर बढ़वाने से होगा क्या, जब उसको उस चीज का एप्टीट्यूड ही नहीं है। यहाँ पे सवाल सिर्फ एप्टीट्यूड का है। जिस जिस दिन बच्चे में उस चीज की समझ पैदा हो जाएगी ना, जिस भी चीज के आप नंबर बढ़वाना चाहते हैं, उसके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। बात है यहाँ पे समझ विकसित करने की, एक जनरल इंटेलिजेंस। और ये होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है। हम ऐसे ही थोड़ी बच्चों को 12 साल की स्कूलिंग दे रहे हैं। अगर ये काम एक एग्जाम या 1 साल में हो रहा होता, 1 साल में 12 साल का सिलेबस पढ़ा देते, रटवा देते, ये भी अच्छा ही था। अगर कंटेंट पढ़ाना ही एजुकेशन है, तो ये तो मतलब दिन रात कंटेंट पढ़ाओ, दिन रात पढ़ाओ। एक महीने एक क्लास का कंटेंट पढ़ाओ, दूसरे महीने के पहली तारीख को एग्जाम लो, फिर दूसरे महीने दूसरी क्लास का कंटेंट पढ़ाओ, तीसरे महीने के पहले तारीख को एग्जाम लो। ऐसे ऐसे करके 12 महीने में स्कूल खत्म, चिल। ऐसे नहीं होता ना, बच्चों को समय देना पड़ता है। इतना समय हम उनको देंगे कि वो खुद को समझे, इतना टीचर ये कोशिश करेगा उन असेसमेंट का यूज करके कि इस बच्चे में क्या कमियां है, बिना इसके कि ये जो बच्चा है ये तो कम पढ़ने वाला है, और ये जो बच्चा है ज्यादा पढ़ने वाला है। कोई बच्चा ज्यादा पढ़ने वाला और कम पढ़ने वाला नहीं होता। मैं मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने शायद उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिन सब्जेक्ट्स में मुझे टीचर्स ने मोटिवेट किया। अब वो मोटिवेशन मिलता क्यों था, वो मोटिवेशन का पता है, वो मोटिवेशन का हवा में नहीं आ रहा था, वो मोटिवेशन का एक फर्म बेसिस था। वो मोटिवेशन का फर्म बेसिस था मेरे नंबर। इसलिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स जो है ना, हमारी साइकोलॉजी में एक बहुत ही एक गहरी छाप छोड़ते हैं। क्योंकि जो मार्क्स है ना, वो हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे रिलेटिव्स तक दूर दूर तक ट्रेवल होते हैं। वो सिर्फ हमें रिपोर्ट कार्ड तक नहीं रहते, वो हमारे दोस्तों को भी शेयर होते हैं। फिर क्या होता है कि जब शेयर होते हैं तो लोग उन पे ओपिनियंस देते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक क्लास में सभी बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ जाए, 100 में से अबव एवरेज नंबर आ जाए, कि बहुत अच्छे नंबर आ जाए। ऐसे ऐसा 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 थोड़ी ना होता है। आप रामानुजन से या आइंस्टाइन से ये अपेक्षा करो कि हाँ, रामानुजन ने हिंदी में अच्छा
परफॉर्म नहीं किया, हिंदी में तो इनके 30 ही नंबर आ रहे हैं, तो ये तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। या आइंस्टीन से आप ये एक्सपेक्ट करो कि आइंस्टीन, आपके इतिहास में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो ये तो अनजस्टिफाइड है ना, ये स्टेटमेंट अनजस्टिफाइड है। हर हर स्टूडेंट की अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है। हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं होता कि हर स्टूडेंट जो है वो एक डिसिप्लिन में ऐसा हो ही कि वो एक्सेल कर जाए, लेकिन वो जो डिसिप्लिन है, वो जो सब्जेक्ट है, उसको हम स्टूडेंट के सामने इस तरीके से तो ला सकते हैं, इस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, वो उसको समझ पाए। समझने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो एक लेसन याद कर गया, उसे क्वेश्चन आंसर याद कर गया, डिफिकल्ट वर्ड्स याद कर लिए, या वो उसके सवाल लगा पाया, इसका ये मतलब थोड़ी होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो उस सब्जेक्ट में जिन स्किल्स की जरूरत है, वो उनको ग्रेस कर पा रहा है, वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज परसीव कर रहा है, वो हिंदी को एज अ लैंग्वेज परसीव कर रहा है, वो ये सोच पा रहा है कि इंग्लिश और हिंदी, या जो भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, दूसरे भी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो उसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो अगर अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएगा, अपनी व्याकरण बढ़ाएगा, या अपना शब्दकोश बढ़ाएगा, तो उससे फायदे क्या हो रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा ये हो रहा है कि आप अपनी बात को दूसरों को बताने के लिए बेहतर ढंग खोज पा रहे हैं, और जब तक ये आवाज उसके अंदर से नहीं आएगी ना, तब तक आप उसकी क्रिएटिव राइटिंग नहीं सुधरवा सकते लैंग्वेज के अंदर। लिखवाते रहिए उससे निबंध पे निबंध, वो किसी कहीं से निबंध रट लेगा, वो 5 लाइनें लिख देगा, उसमें वो 10 जगह मात्राओं की मिस्टेक कर देगा, क्योंकि वो मेमोरी से निकल रहा है, समझ से नहीं। और मेमोरी अपने आप में वो खराब चीज नहीं है, वी नीड मेमोराइजेशन एंड मेमोरी इन आवर डेली लाइफ। मेमोरी शार्प होनी जरूरी है। मेमोरी एक बेस है, लेकिन उस बेस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी इज नथिंग ऑन इट्स ओन। तो ये जो असेसमेंट्स है, इनको हमें बहुत ही प्योर फॉर्म में देखना पड़ेगा, थोड़ी सी शायद मेहनत भी करनी पड़े। मेहनत इस चीज में कि ये जो असेसमेंट्स हैं, ये एक्चुअल में शो क्या कर रहे हैं, और ये बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं, बहुत सिंपल चीज। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस स्टूडेंट में ये कमी है और ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब हमें प्लान बनाना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करें। वो जो नंबर है, वो किन चीजों के लिए स्टैंड करते हैं, ये उस स्टूडेंट, और अगर हो सके तो ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा है, वो और उसके पेरेंट्स दोनों समझ पाए। क्योंकि बच्चे की एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होती। बच्चा जब गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, वो वहां पे एजुकेट हो रहा होता है, शायद लिटरेट नहीं हो रहा होता है, एजुकेट हो रहा होता है। ये तो बहुत अलग अलग टर्म्स है, एजुकेशन एंड लिटरेसी। जो बच्चा है उसको असेसमेंट का एक पार्ट बनाओ,
उसको ये समझाओ कि जो जितने नंबर उसके आ रहे हैं उनका मतलब क्या है। 100 में से 30 आने का मतलब ये नहीं होता कि वो खराब है। 100 में से 30 आने का मतलब ये होता है कि हमें 70% और आगे जाना है। वो जो रास्ता है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके बनाएंगे। तो उसके बाद ये जो नंबर्स जो हम देते हैं ना बच्चों को असेसमेंट में, ये अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, क्योंकि नंबर जो है वो आराम से समझ में आते हैं। हमें हमें ये समझ में आएगा कि मैं तो इनफैक्ट वो ग्रेड से ज्यादा अच्छा मानता हूँ। मार्क्स को नंबर्स को वो समझ में आते हैं। जो नंबर्स है जैसे 100 में से किसी के 70 आए या किसी के 60 आए तो वो हमें समझ में आएगा आराम से। पेरेंट्स को भी आएगा, बाहर भी किसी को आएगा। इसलिए जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स टू शो दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट स्टैंड अप टू दिस मच। ये इतना खड़ा है, अभी शायद और आगे जा सकता है। ये इसकी कमियां हैं, ये इसके पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है। तो ये जो पूरा असेसमेंट का जो सिस्टम है ना, इसमें अगर कोई किसी चीज को चेंज होने की जरूरत है ना, तो वो है हमारे पर्सपेक्टिव की। हम किस पर्सपेक्टिव से असेसमेंट सिस्टम को देख रहे हैं। असेसमेंट सिस्टम को एक नया आउटलुक देना होगा, कुछ नए आयाम देने होंगे, क्योंकि असेसमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्लास में बच्चे को पढ़ाना। क्योंकि असेसमेंट ही ये बताता है कि उस बच्चे को, कि वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है और उसको कहाँ लेके जाना है। तो अब हम एक बार उन तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं जिन तरीकों को शायद हम इस्तेमाल करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे जो असेसमेंट जो हम बना रहे हैं वो कंसिस्टेंट हो, वो रोबस्ट हो और वो मजबूत हो। कुल मिलाकर इस चीज को हम टेक्निकल शब्द में बोलते हैं, वी वांट टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट्स। एक्चुअल में हमें दो चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं। किसी भी असेसमेंट की हमें क्वालिटी बढ़ानी है तो हमें दो चीज़ें बढ़ानी पड़ती है, उस असेसमेंट की रिलायबिलिटी और उस असेसमेंट की वैलिडिटी। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या क्या है, तो सबसे पहले होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो असेसमेंट है वो असेसमेंट क्या कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पा रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है ए, वो बच्चा मान लीजिए 6 महीने पहले एक असेसमेंट को अटेम्प्ट करता है और उसके फॉर एग्जाम्पल उसके आते हैं मान लीजिए 10 में से 5 नंबर। तो अगर 6 महीने बाद वो बच्चा सेम असेसमेंट दे रहा है, तो अगर उस बच्चे के 10 में से अगर 10 नंबर आ रहे हैं तो उस असेसमेंट की रिलायबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इतना बड़ा फर्क इतने कम टाइम पीरियड में आ नहीं सकता। क्योंकि वो जो असेसमेंट है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि उन 6 महीनों में क्या पता बच्चे ने वो एप्टीट्यूड हासिल कर लिया हो। अगर वो 6 महीने का टाइम पीरियड अगर मैं कम करके मान लीजिए 2 दिन कर दूँ, और 2 दिन में अगर सेम असेसमेंट 2 बार ले रहा हूँ, और अगर उन असेसमेंट में जो बच्चे का जो रिजल्ट है वो बहुत मेजरली वेरी कर रहा है, तो वो रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी क्या इंश्योर करती है? कंसिस्टेंसी, कि जो हमारा जो असेसमेंट है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पा रहा है, सेम टाइप के रिजल्ट दे पा रहा है एक सेम बच्चे के लिए। तो दूसरी चीज़ होती है वैलिडिटी, कि क्या आपका जो असेसमेंट है वो वही चीज़ मेजर कर रहा है जिस चीज़ के लिए मैंने उसको बनाया है। अब मान लीजिए मैंने एक टेस्ट बनाया, एक असेसमेंट बनाया जो कि मेजर कर रहा है बच्चों की
अंडरस्टैंडिंग। तो क्या एक्चुअल में वो अंडरस्टैंडिंग ही मेजर कर रहा है? अगर मेरा असेसमेंट जो है उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स मेजर कर रहा है या फिर उनकी मेमोरी स्किल्स मेजर कर रहा है, तो वो वैलिड नहीं है। हाँ, तो वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपका जो असेसमेंट है वो वही चीज़ मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है। तो अब जैसे ना, एक जो 9th क्लास का कोई बच्चा होगा, जैसे वो 10th क्लास के अंदर आता है, तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी ऐसा है, उसके टीचर्स, उसके आसपास के दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव, कहीं न कहीं से उसके दिमाग में ये बात डालते हैं कि जो 10th क्लास है या जो 11th क्लास से जो बच्चा पास होकर 12th क्लास में जाता है, जो 12th क्लास है, अब बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात जाती है कि बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ अलग है, और इन शॉर्ट बात ये जाती है कि बोर्ड का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, इसमें पास होना डिफ़िकल्ट है, इसमें कुछ अलग ही होता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बोर्ड का एग्ज़ाम अलग है, उसमें अलग क्या है कि बोर्ड का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो असेसमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं, वो वैलिड भी होते हैं और रिलायबल भी होते हैं, क्योंकि उन एग्ज़ाम्स को, उन टेस्ट को एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना होता है। और जो जितने भी टेस्ट हम स्कूल्स के अंदर बनाते हैं, उसमें कुछ हद तक, और अगर टीचर ने अगर उन टेस्ट को अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो काफ़ी हद तक सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब्जेक्टिविटी आने से ये होता है कि क्लास के अंदर मान लीजिए अगर 50 बच्चे हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के लिए वो जो टेस्ट होगा, वो एग्ज़ैक्टली वो मेजर नहीं कर रहा होगा जो उनको, जो उनके लिए एप्लीकेबल हो। वो कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें अलग-अलग जो स्किल्स होती हैं, आपकी मेमोरी की स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स, आपकी एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, अलग-अलग जो स्किल्स होती हैं, वो सभी स्किल्स एक फिक्स्ड मेजरमेंट में उसके अंदर सम्मिलित होती है, उसमें इंक्लूडेड होती हैं। उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस बहुत ही एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर इनपुट किए जाते हैं। अब इससे होता ये है कि उस एग्ज़ाम्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों बढ़ती हैं। उससे होता ये है कि जो रिजल्ट्स उन एग्ज़ाम्स से आएँगे, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चे के पहले के रिजल्ट से। और क्योंकि वो रिजल्ट्स रिलायबल और वैलिड दोनों हैं, तो वो रिजल्ट सच में एक ठोस, एक पैमाना होंगे बच्चे का आकलन करने के लिए। अब आकलन किस चीज़ का होगा? आकलन इस चीज़ का नहीं होगा कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कि खराब पढ़ रहा है। आकलन इस चीज़ का होगा कि 100 में से उस बच्चे के जितने भी नंबर आए, वो नंबर ये दर्शा रहे हैं कि उस बच्चे में उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रोफिशिएंसी और कितना एप्टीट्यूड है उस सब्जेक्ट का। ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो क्रिएट किए जाते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट के तहत क्रिएट किए जाते हैं। जितने भी जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो सब एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनते हैं, है ना? और ये ब्लूप्रिंट जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को, भले ही क्लास से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं कि बड़ी क्लास को पढ़ा रहे हैं। हम ये अगर ये ब्लूप्रिंट को फ़ॉलो करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है समझना। अगर इस चीज़ में अगर आपको समझने में डिफ़िकल्टी है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चन पेपर। तो आपको बहुत सारे अलग-अलग तरीके मिलेंगे, या आप मेरे से कंसल्ट कीजिए, तो मैं आपसे ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करूँगा। हमें असेसमेंट्स को रोबस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आकलन जो हो रहा है, वो हमें एक एक्चुअल पिक्चर बताए, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस की, जो कि असेसमेंट का कोर गोल है। असेसमेंट्स का कोर गोल बच्चों पे लेबल लगाना नहीं है। असेसमेंट्स का कोर गोल वो एरिया आइडेंटिफाई करना है, जिनकी मदद से हम एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाए। क्योंकि एक एक अच्छा नागरिक क्या है? एक अच्छा नागरिक दिमाग से तो तेज सोचेगा और दिल से खुला हुआ होगा, उसमें दया होगी, उसमें कंपैशन होगा, उसमें एम्पैथी होगी, उसमें एनालिसिस और डिडक्टिव स्किल्स होंगी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव स्किल्स होंगी। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा प्रोफ़ेशन चुनेंगे, है ना? बच्चे जो हैं वो किसी प्रोफ़ेशन में जा सकते हैं, जो उनको इंटरेस्ट करेगा वो उस प्रोफ़ेशन में जाएँगे।
लेकिन वो जाएंगे कब? जब हम उनका एक लंबे टाइम से, लंबे अंतराल से उनका हम एक रोबस्ट सिस्टम के थ्रू उनका एक असेसमेंट करते आएंगे, जो उनको लेबल नहीं करता, वो उनको, जो उनको ये बताता है कि ये चीज़ आप में इम्प्रूव करने लायक है और ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, तो कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव अपॉन योर वीकनेस. दिस इज द कोर गोल ऑफ असेसमेंट.